रमेश अपनी माँ कमला, पत्नी शोभा और बेटी रानी के साथ एक गांव में रहता है। पहले तो रमेश के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब रमेश के पास खेती करने के लिए जमीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। घर की जरूरतों को पूरा करने और मां के इलाज के लिए रमेश ने गांव के जमींदार से पैसे उधार लिए थे। रमेश के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेत ही आधा रह गया था, तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार रमेश को अपने पास बुलाता है और कहता है, रमेश, कर्जे की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है बस। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे। जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं होते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूँ मैं पैसे? ऐसा कहकर रमेश रोने लगता है। तब जमींदार गुस्से में कहता है, देख रमेश, मुझे ये मगरमच्छ की आंख मत दिखा। जिसे देखो पैसा देने के नाम पर रोना शुरू कर देता है। अरे जब दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? अब सुन मेरी बात। रमेश अपने आंसू पोंछकर उसकी बात सुनता है। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और तेरा बचा हुआ खेत तुझसे छीन लूंगा। अब तुझे क्या करना है ये तू सोच ले। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिएगा। ऐसा कहकर रमेश जमींदार के पैरों में गिर जाता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। फसलें भी खेतों में खड़े खड़े खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? नहीं नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा आपने कराई है बारिश। देख रमेश, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना। अब तू मुझसे। रमेश जमींदार की ये सब बातें सुनकर रोने लगता है और हाथ जोड़कर उसके आगे बैठ जाता है। जमींदार को उसको रोता देखकर और अपने सामने बैठा देखकर बहुत गुस्सा आता है और जमींदार रमेश से कहता है, चल निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद आऊंगा तेरे घर में। तब तक पैसे दे दो तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। बाद में मत बहाना ये आंसू मेरे सामने तू। ऐसा कहकर जमींदार रमेश को धक्का देता है और रमेश वहां से बिना कुछ बोले रोता हुआ निकल जाता है। उसकी पत्नी और बेटी घर के आंगन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अपने पिता को आता हुआ देखकर वो चिल्लाती हुई रमेश के पास आती है, बाबा, बाबा आप आ गए? माँ देखो ना, बाबा आ गए। अपनी बेटी को अपनी तरफ आते देखकर वो अपनी आंखों से तुरंत आंसू पोंछ लेता है और कहता है, अरे रानी बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर खेलने नहीं गई क्या? बस बाबा जा रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। बाबा देखो ना मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियां भी आने वाली हैं। आप इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये बात सुनकर रमेश डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ रानी, बाबा इस बार तुम्हारे लिए सर्दी से बचने के लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। शोभा अपने पति रमेश को उसके आंसू पोंछते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि जमींदार नहीं माना है। वो रानी को वहां से जाने को कहती है, अरे रानी देखो, बाबा भी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो, कब से तुमको बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ, जा रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में। ऐसा कहकर रानी वहां से चली जाती है। रानी के जाने के बाद शोभा अपने पति रमेश से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं शोभा, बस अभी अभी जमींदार के पास से आ रहा हूँ। हाँ, आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी। क्या कहा उसने जी?
और क्या कहेगा शोभा, पैसे मांग रहा था और मेरे पास नहीं है देने को। तो आपने बोला नहीं उसको कि अभी हालात खराब चल रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं कोशिश करते हैं देने की? मैंने बोला था, मैंने ये भी बोला था, पर नहीं माना इस बार। अच्छा, क्या बोला वो ऐसा जो आप इतना परेशान दिख रहे हो? अगर इस बार मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत सब ले लेगा शोभा। और सर्दियां भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे ऐसे में? कुछ भी समझ नहीं आ रहा शोभा, कुछ भी। ऐसा कहकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर शोभा रमेश के कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है हमारे साथ? आप देखना, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा तब तक। रमेश की मां कमला अंदर पलंग पर लेटे लेटे रमेश और कमला की बातें सुन रही थी। वो रमेश को अपने पास बुलाती है। रमेश, ओ रमेश, यहां तो आ जरा। रमेश अपनी मां की आवाज सुनकर अंदर जाता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहां आ बेटा, मेरे पास बैठ। रमेश अपनी मां के पास बैठ जाता है। तब कमला बड़े प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहती है, तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू मेरी दवाइयों पर जो पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना कर्ज उतार और ये घर और जमीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का? रमेश चुपचाप सर झुकाए अपनी मां की बातें सुन रहा था। तब वो कहता है, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब तक तू तू देख लेना। चल अब ज़्यादा बात मत कर, और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। और सो जा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर वो भी सोने चला जाता है। कुछ समय बाद बरसात इस बार कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो रमेश की आधी फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद अब सर्दियां भी शुरू होने लगी थी और रमेश के 2 महीने भी लगभग खत्म होने वाले थे। पर वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही ढंग से अपनी मां का इलाज। कमला की तबीयत अब ज्यादा खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर रमेश की चिंताएं कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी थी। उसने गांव के कुछ लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब सर्दियां भी बढ़ने लगी थीं और रमेश और उसके परिवार के पास सर्दियों से बचने के लिए कोई साधन भी नहीं था। पैसे ना होने की वजह से वो अपनी मां को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी मां को फटे पुराने कंबल में ठंड से कांपते हुए देख उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था? बेचारा मन मार कर रह जाता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, शोभा, कैसे होगा अब? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत तो खराब होती जा रही है, कैसे बचाऊंगा मैं माँ को इस ठंड से? शोभा चुपचाप अपने पति की बातें सुन रही थी। उसको पता था कि कुछ नहीं हो सकता। वो अब अपना घर और जमीन खो देंगे। डबडबाई आंखों से वो कभी अपने पति रमेश को देखती और कभी अपनी बेटी रानी को। रमेश भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा जब उसके पास घर और खेत ही नहीं बचेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन रमेश के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां आया देखकर रमेश को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे रमेश, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक। अरे वाह, तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ अब? रमेश हाथ जोड़कर जमींदार के पैरों में बैठ जाता है और कहता है, मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस करो हम पर। जमींदार जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा, बस बोला था मैंने। और अब तू मेरे सामने रोने का नाटक मत कर।
ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को इशारा करके उसके घर का सामान बाहर फेंकने को कहता है और जमींदार के आदमी रमेश के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। रमेश की बेटी रानी ये सब देखकर डर जाती है और अपनी मां शोभा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर रमेश कहता है, मालिक थोड़ी दया करो मुझ गरीब पर। अपनी बीमार माँ, अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगा मैं इतनी ठंड में? मेरी माँ मर जाएगी मालिक ठंड से, तरस करो हम पर। पर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता है और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है। रमेश और उसकी पत्नी शोभा रोते रोते अपना सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी बेटी रानी अपनी दादी के पास बैठकर अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने माँ और बाबा को रोता हुआ देखती है। रमेश अपनी माँ, बेटी और पत्नी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे। जो थे वो भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। रमेश की मां कमला की तबीयत खराब होने लगी और वो बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। रमेश अपनी मां को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी मां को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और कमला ज्यादा दिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। रमेश पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी मां ने दम तोड़ दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। रानी भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी थी। अपनी मां को रमेश ने खो दिया था, पर वो अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी शोभा भी लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। रमेश ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी और उसकी बेटी रानी की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर रमेश को अभी भी मां को खोने का बहुत ही अफसोस था। अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी मां को खो दिया था।